हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग देखने वाले हैं BCS 051 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन। ठीक है, ये है 5th सेमेस्टर का इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। देखिए, ये पेपर करवाने से पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने इसका जून 24 का भी सॉल्यूशन करवा दिया है। जैसे ये दिसंबर 23 का हो गया, इसी तरह से मैंने जून 24 का भी करवा दिया है। तो अगर आप एग्ज़ाम से एक रात पहले भी देख रहे हो ना, तो भी आप पेपर जितना मैं करवा के दिया हूँ उतना तो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का है डेवलप SRS फॉर ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम फॉर अ यूनिवर्सिटी। SRS शुड बी इन IEEE फॉर्मेट, मेक नेसेसरी अजम्पशंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग को SRS बनाने बोल रहा है। अगर आप लोग जून 24 वाला पेपर देख के आए हो तो आपको पता चल गया होगा, मैंने उसमें बताया था और मैं फिर से बता देता हूँ कि इसमें आपको 3-4 टॉपिक जो होता है वो पूछता ही है, वो फिक्स है, समझे। तो उसमें से है सबसे पहला एक SRS। तो SRS के बारे में आपसे पूछेगा ही। यहाँ पे बस आपका टॉपिक चेंज हो सकता है, जैसे अभी है ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम के बारे में, जून 24 में था कि ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन के बारे में। इसी तरह से हो सकता है कभी आपसे पूछ ले ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम के बारे में या फिर लाइब्रेरी सिस्टम के बारे में। तो देखिए SRS का टॉपिक कोई भी हो, ठीक है, SRS की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें आपका 90% ना जो आंसर रहेगा वो सेम रहेगा, 90%। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ये एकदम याद करने वाली चीज़ है। पहले तो फॉर्मेट जो है SRS का, तो आएगा पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके अंदर आएगा 1.1 के अंदर पर्पस। तो देखिए पर्पस हम लोग बताएंगे, द पर्पस ऑफ दिस SRS डॉक्यूमेंट इज टू प्रोवाइडेड अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम फॉर अ यूनिवर्सिटी। इट आउटलाइंस द सिस्टम फंक्शनलिटी रिक्वायरमेंट एंड कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 लाइन का बता दिया कि भाई पर्पस क्या है, ये जो हम लोग SRS बना रहे हैं इसका पर्पस क्या है। तो ये क्या कर रहा है, ये प्रोवाइड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ दी, वही ये हम लोग को क्या कर रहा है, ये जो सिस्टम, ये SRS डॉक्यूमेंट जो है ये हम लोगों को डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवा रहा है, ये ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम जो बना रहे हैं उसका, जिसमें हम लोगों को ये सिस्टम की फंक्शनलिटी, रिक्वायरमेंट और कंस्ट्रेंट वगैरह बता रहा है। ठीक है, तो ये हो गया पर्पस। अब देखिए ये कोई भी टॉपिक हो, बस आपका सब कुछ सेम रहेगा, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ दी बस यहाँ पे जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप इसके बाद अगर मान लीजिए आपने जून 24 वाला नहीं देखा है, मेरी बात मानिए, तो पहले जून 24 वाला देख के आइए, तब आपको एक कंटिन्यूशन महसूस होगा इसको जब आप लोग करोगे ना। तो जैसे उसमें था, तो बस यहाँ पे क्या होगा, टॉपिक बदल जाएगा, ये जो लाइन है ये चीज़ बस चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा पर्पस में। ठीक है, उसके बाद आएगा 1.2 स्कोप। तो स्कोप क्या है, द OS विल बी फैसिलिटेट द ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस फॉर prospective students, allowing them to apply for courses, upload necessary documents and track their application status. The system also provides administrative tools for the university staff to manage application. अब देखिए स्कोप, तो ये जो हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कि इसका स्कोप क्या है, क्या काम करेगा। तो वही है कि ये क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस का। अब देखिए ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस, ये आपको कॉमन थॉट है कि क्या होगा ऑनलाइन एडमिशन में, लोग स्टूडेंट जो होंगे वो अप्लाई करेंगे कोर्स के लिए, है ना, वो अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, फिर फीस वगैरह जो पेमेंट होता है वो करेंगे, और फिर अपना एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करेंगे कि एडमिशन कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ। ये सब बेसिक स्टेप है, ये आप खुद भी सोच सकते हो कि भाई ऑनलाइन एडमिशन में तो यही काम होगा। तो बस वही सब लिखे हैं कि क्या स्टूडेंट अलाउइंग दम टू अप्लाई, वही कोर्स में करो, अपलोड नेसेसरी डॉक्यूमेंट, अपना एप्लीकेशन स्टेटस को करो। और उसके बाद ये सिस्टम क्या करेगा, एडमिन के लिए भी, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स भी प्रोवाइड करेगा, जो कि यूनिवर्सिटी के स्टाफ के लिए होगा, जो मैनेज करेंगे एप्लीकेशन को, है ना, कि कितने एप्लीकेशन आए, उसमें क्या है चेक करेंगे, फिर एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे, वो सब। ठीक है, तो ये हो गया स्कोप इसका। उसके बाद आएगा 1.3 डेफिनेशन, एक्रोनिम्स एंड एब्रीविएशंस। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग सिर्फ बताएंगे कि हम लोग क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग जो बना रहे हैं वो तो OAS यानी कि ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम। उसके बाद दूसरा है SRS का यूज़ करेंगे, मतलब SRS का यूज़ करें यहाँ पे तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन। उसके बाद आएगा UI, तो यूज़र इंटरफेस, और एक DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सब वो है कि हम लोग जो यूज़ करने वाले जो दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब दिखेगा। UI मतलब वही जो यूज़र को दिखने वाला है, एडमिशन सिस्टम बना रहे हैं ना, तो कोई वेबसाइट होगा तो वो हो गया, इसलिए UI। और DBMS मतलब कि जहाँ से हम लोग डेटाबेस को मैनेज करेंगे वो। ठीक है, तो ये हो गया, ये सब में सेम ही रहेगा। उसके बाद आएगा 1.4 रेफरेंस, ये पूरा सेम, ये IEEE स्टैंडर्ड 830/1998 का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। IEEE रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो ये क्या है, वही हम लोग यहाँ पे देखें ना, IEEE फॉर्मेट का बोला था, तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि हम लोग यहीं से रेफरेंस उठा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद एक और है यूनिवर्सिटी पॉलिसीज़ ऑन एडमिशन्स। और रेफरेंस मतलब कि हम लोग जिसके लिए, जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, जो सिस्टम बना रहे हैं, तो उसकी जो पॉलिसी वगैरह हो गया एडमिशन का, वो सब भी हम लोग ध्यान रखेंगे, रेफरेंस में यूज़ करेंगे उसको। ठीक है, तो वो हो गया। उसके बाद ओवरव्यू 1.5 में आएगा, तो बस ओवरव्यू दे देना, ये भी सेम ही रहता है सब में। दिस डॉक्यूमेंट इज ऑर्गेनाइज इनटू द फॉलोइंग सेक्शन, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट।
तो यहाँ पे ओवरव्यू में मतलब कि अभी जो हम लोग डॉक्यूमेंट बना रहे हैं SRS डॉक्यूमेंट, इसका आगे क्या क्या होने वाला है वो तो वही करेंगे। ये जो हम लोग का SRS डॉक्यूमेंट है ये कुछ सेक्शन में डिवाइड है, जिसमें ये हो गया ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ये सब वगैरह, समझे। तो ये हम लोगों ने ओवरव्यू दे दिया, तो ये हो गया हम लोग का वन इंट्रोडक्शन वाला काम कंप्लीट। अब चलिए 2 नंबर क्या है, तो ओवरऑल डिस्क्रिप्शन। तो इसमें क्या क्या आएगा, 2.1 प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव। तो यहाँ देखिए द OS इज ए स्टैंड अलोन सिस्टम दैट इंटरफेस विद द यूनिवर्सिटीज existing database and email systems. It provides a user-friendly web interface for application and a administrative interface for university staff. तो देखिए ये जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, देखिए कोई भी सिस्टम बना रहे हैं, कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं, वो एक तरह का प्रोडक्ट ही होता है। तो इस प्रोडक्ट का पर्सपेक्टिव क्या है, इसका काम क्या है, तो ये हम लोग वही करेंगे कि एक सिस्टम है जो कि यूनिवर्सिटी का जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, यानी कि कोई यूनिवर्सिटी होगा उसका ऑब्वियस सी बात है उसका कोई डेटाबेस होगा। तो हम लोग को क्या करना है कि ये जो हम लोग सिस्टम बना रहे हैं उसको उस डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर देना है, ताकि फिर हम लोग उस डेटाबेस से अपना वैल्यू ले पाए, है ना, यूज़र एक्सेस कर पाए सब कुछ, और उस हिसाब से ये पूरा हम लोग का सिस्टम काम करे। ये क्या करेगा, यूज़र फ्रेंडली वेब इंटरफेस करेगा स्टूडेंट्स के लिए, एप्लीकेशन के लिए, और फिर एडमिन के लिए भी इंटरफेस बनाएगा जो कि हम लोगों का यूनिवर्सिटी का स्टाफ के लिए होगा। तो ये हो गया प्रोडक्ट का पर्सपेक्टिव। देखिए ये भी एकदम सेम रहेगा, समझे। यहाँ पे यूनिवर्सिटी एग्जिस्टिंग डेटाबेस, अब देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी होगा, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपसे बैंकिंग का बोल रहा है तो आप लिखोगे बैंकिंग एग्जिस्टिंग डेटाबेस एंड ईमेल सिस्टम, इट प्रोवाइड ए यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस फॉर यूज़र्स, यहाँ पे यूज़र लिख सकते हो, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर यूनिवर्सिटी की जगह बैंकिंग स्टाफ, समझे। तो इस तरह से आपको सोचना है, एक SRS पढ़ लोगे ना, उसके बाद कोई भी टॉपिक है खुद से लिख सकते हो, सब कुछ सेम ही रहेगा। उसका देखिए 2.2 प्रोडक्ट फंक्शंस। अब यहाँ देखिए ये प्रोडक्ट फंक्शन में क्या है ना, ये आपका हल्का चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन एडमिशन की बात कर रहे हैं। तो ऑनलाइन एडमिशन में जो हम लोग पहले बात किए थे क्या होगा, यूज़र रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन, यूज़र पहले रजिस्टर करेगा फिर लॉगिन करेगा, फिर क्या होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, फिर वो अपना एप्लीकेशन सबमिट करेगा, फिर डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करेगा, एप्लीकेशन स्टेटस को अपना ट्रैक कर पाएगा, फिर चाहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट ऑफ एप्लीकेशन, उसके बाद एडमिन जो हो वो मैनेज करेगा एप्लीकेशंस को, और उसके बाद ईमेल नोटिफिकेशन, उसके बाद ईमेल जो भी होगा कि एडमिशन कंफर्म हुआ है कुछ भी हुआ उसका नोटिफिकेशन जाएगा। तो ये जो हम लोग का प्रोडक्ट का फंक्शन है ये आपके टॉपिक के हिसाब से चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम लोग का एडमिशन वाला था तो ये प्रोसेस होगा। अगर आप जब जून 24 वाला देखे होंगे तो उसमें असाइनमेंट का था, तो उसमें भी असाइनमेंट पहले तो यूज़र लॉगिन करेगा, स्टूडेंट लॉगिन करेगा, फिर वो असाइनमेंट सबमिट करेगा, है ना, कोर्स चूज़ करेगा, इस तरह से फिर वो अपना असाइनमेंट को ट्रैक कर पाएगा, रिजल्ट देख पाएगा, ग्रेड देख पाएगा। तो वो सब फंक्शन क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होगा। तो ये आप नॉर्मल है सोच सकते हो। उसके बाद आएगा 2.3 यूज़र क्लासेस एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग कौन कौन सा यहाँ पे यूज़र करने वाले हैं ना, कौन कौन सा यूज़र होगा इसमें पूरे सिस्टम में। तो यहाँ पे देखिए पहला आएगा एप्लीकेंट्स, ये क्या है, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर वेरियस प्रोग्राम्स। तो सबसे पहले आएगा एप्लीकेंट्स, जो स्टूडेंट्स होंगे जो अपना अप्लाई करने वाले एप्लीकेशन है ना, जो एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले, वो हो गया एप्लीकेंट्स। तो एक हुआ ये यूज़र। उसके बाद आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जिसको आप नॉर्मल एडमिन भी बोल सकते हो, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की जगह नॉर्मल एडमिन। यूनिवर्सिटी स्टाफ मैनेजर मैनेजिंग द एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो स्टाफ वगैरह होंगे ये हम लोग का दूसरा यूज़र हो गया, जो काम क्या करेगा, ये यूनिवर्सिटी का स्टाफ होगा जो कि एडमिशन प्रोसेस को मैनेज करेगा, है ना। और एक आएगा फैकल्टी। तो फैकल्टी क्या करेगा, यूनिवर्सिटी फैकल्टी रिव्यूइंग एप्लीकेशंस। अब देखिए एप्लीकेंट तो आ गया जो एप्लीकेशन सबमिट कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आ गया जो कि एडमिशन प्रोसेस को पूरा ये करेगा, मैनेज करेगा कि भाई एप्लीकेशन आया अब आगे क्या काम होगा वो। और फैकल्टी जो होगा वो भाई एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा, फिर सेलेक्ट करेगा, रिजेक्ट करना होगा तो रिजेक्ट करेगा, वो हो गया। तो ये हम लोग का 3 यूज़र होने वाले हैं, समझे। तो देखिए इसके बारे में बता दिए। उसके बाद देखिए 2.4 ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। तो ये क्या है कि मतलब ये जो सिस्टम बना रहे हैं उसका ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट क्या रहेगा। तो देखिए द सिस्टम विल ऑपरेट इन अ वेब बेस्ड इन्वायरमेंट एक्सेसिबल थ्रू स्टैंडर्ड वेब ब्राउज़र लाइक क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी और एज। तो ये हम लोग बता दिए कि ये जो सिस्टम है ना ये वेब बेस्ड इन्वायरमेंट पे चलेगा, जैसे कि क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, ये सब पे चलेगा, समझे। तो ये जो आपका ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट है ये भी आपका सेम ही रहेगा सबके लिए। उसके बाद आएगा 2.5 डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट। तो ये क्या है, द सिस्टम मस्ट कंप्लाई विथ यूनिवर्सिटी डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। द सिस्टम शुड सपोर्ट कंकरेंट यूज़र विदाउट परफॉर्मेंस डिग्रेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ कंस्ट्रेंट भी होने चाहिए ना, जो हम लोग ये बना रहे हैं उसमें किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है। तो देखिए ये क्या है कि ये जो सिस्टम बना रहे ना, ये सबसे पहले तो भाई यूनिवर्सिटी का जो डेटा प्राइवेसी है और सिक्योरिटी पॉलिसी है उसको फॉलो करना चाहिए, है ना। अब यूनिवर्सिटी का कोई रूल होगा, है ना, कि अब भाई मेरा डेटा को इतना सेफ रखिए, तो वो हम लोग जब सिस्टम बना रही वाला
तो उस बात का हम लोग को ध्यान रखना होगा कि भाई हम लोग उनका प्राइवेसी को ब्रीच ना करें। ठीक है, तो ये हो गया। और ये कि सिस्टम जो है ना कनकरेंट यूज़र यानी कि बहुत सारे यूज़र को एक साथ हैंडल कर पाए विदाउट उसका परफॉर्मेंस गिरे हुए, समझे। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मान लीजिए आप अगर एक वेबसाइट बनाओ उस पर 100 लोग आ रहा है और वो वेबसाइट ठीक से चल ही नहीं रहा है, वो तो ख़राब बात हुआ ना। तो वही हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोग का जो सिस्टम होना चाहिए वो अच्छे एक साथ बहुत सारे लोगों को भी मैनेज कर पाए। ठीक है, उसका देखिए 2.6 आएगा अजम्पशंस एंड डिपेंडेंसीज। तो ये क्या है, यूज़र्स हैव एक्सेस टू द इंटरनेट, यूज़र हैव बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी। अब यहाँ पे देखिए कि कुछ कुछ अजम्पशन या डिपेंडेंसी क्या होनी चाहिए इस सिस्टम के लिए। तो ये है कि भाई यूज़र को ना उसके पास एक्सेस होना चाहिए इंटरनेट का। इंटरनेट का एक्सेस होगा तब ना ये सिस्टम को यूज़ कर पाएगा, तब ना वो अपना एप्लीकेशन डाल पाएगा, देख पाएगा। तो वो और उसके बाद उसको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए कि तब वो फॉर्म भर पाएगा ना। तो बेसिक अगर नॉलेज नहीं होगा, लेफ्ट राइट कैसे होता है, क्लिक कैसे करना है, फॉर्म वॉर्म वो सब नहीं पता होगा तो कैसे होगा। तो वही है कि ये सब नॉलेज उनको होना चाहिए। ठीक है, यूज़र को। तो ये हो गया हम लोग का सेकेंड पार्ट। ठीक है, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन। उसका देखिए 3 क्या है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। तो ये क्या है हम लोग का 3.1 एक्सटर्नल इंटरफेस। ये सब क्या है, ये सब फॉर्मेट है आपका, ये डिट्टो सेम रहेगा, बस इसका अंदर का जो चीज़ है ये आपके ये भी तो आपका एक तरह से 80% सेम ही रहेगा, कुछ कुछ बदल जाएगा, समझे। और ये सब का तो सोचना ही नहीं, ये सब जितने भी हैं सब सेम है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक इसके अंदर आएगा एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट, और इसके अंदर आएगा हम लोग का यूज़र इंटरफेस। यहाँ पे हम लोग का जितना भी इंटरफेस बनने वाले हैं ना आपके पूरे वेबसाइट पे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस एक्सटर्नल के अंदर आएगा सबसे पहले यूज़र इंटरफेस। तो ये क्या होगा, यूज़र इंटरफेस मतलब कि जितने भी हम लोग का यूज़र है जो हम लोगों ने बनाया था ना, एप्लीकांट हो गया, एडमिन हो गया, फैकल्टी हो गया, तो उन सबका भी इंटरफेस होगा ना। तो वही देखिए हम लोग लिखे एप्लीकांट डैशबोर्ड। एक होगा ये डैशबोर्ड जिसमें स्टूडेंट रहेंगे फॉर एप्लीकेशन सबमिशन एंड स्टेटस ट्रैकिंग। ठीक है, तो ये एप्लीकांट क्या करेगा, डैशबोर्ड, ये भाई एप्लीकेशन को सबमिशन करेगा और फिर स्टेटस ट्रैक करने के लिए ये एप्लीकांट होगा जो स्टूडेंट यूज़ करेंगे। फिर आएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव डैशबोर्ड, ठीक है, या फिर एडमिन डैशबोर्ड। ये क्या करेगा, फॉर मैनेजिंग एप्लीकेशन एंड यूज़र अकाउंट। तो ये यहाँ पे क्या होगा, वही एप्लीकेशन को मैनेज करना, फिर यूज़र अकाउंट को भी अच्छे से मैनेज करना, समझे। अब देखिए ये सब जो चीज़ लिखा हो ना, ये तो मैं बहुत नॉर्मल एक लाइन में छोटा सा लिखती हूँ। अब चाहो तो इसी को बढ़ा के लिखो, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव डैशबोर्ड इज़ यूज फॉर मैनेजिंग एप्लीकेशन एंड यूज़र अकाउंट्स, इस तरह से भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक, उसका रहेगा एक फैकल्टी डैशबोर्ड। और ये सब क्या है, अलग अलग है, मतलब एप्लीकेंट के लिए ये वाला डैशबोर्ड दिखेगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव होगा उसके लिए ये वाला डैशबोर्ड, और जो फैकल्टी होगा उसमें क्या होगा, फॉर रिव्यूइंग एंड अप्रूविंग एप्लीकेशन। तो फैकल्टी वाले में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, रिव्यू करेगा और अप्रूव करेगा एप्लीकेशन को। ठीक है, तो ये हो गया यूज़र इंटरफेस। उसके बाद आएगा हार्डवेयर इंटरफेस, मतलब स्टैंडर्ड वेब सर्वर रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे हार्डवेयर के लिए क्या, जो हम लोग वेब सर्वर नॉर्मल बनाते हैं ना, जो स्टैंडर्ड वेब सर्वर बनाने के लिए, सिस्टम बनाने के लिए जो हार्डवेयर का यूज़ होगा वही यहाँ पे भी यूज़ होगा। तो ये नॉर्मल लिख दीजिए, पूरा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपने ये लिख दिया। उसका देखिए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर इंटरफेस में क्या आएगा, तो इंटीग्रेशन विथ यूनिवर्सिटी ऑथेंटिकेशन सिस्टम, डेटाबेस कनेक्शन फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग एप्लीकेशन डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंटरफेस में आएगा कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग का सॉफ्टवेयर जो होगा वो क्या करेगा, यूनिवर्सिटी का जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेट करेगा। यानी कि यूनिवर्सिटी का जो भी रूल है, रेगुलेशन है, जो वो जिस ढंग से वो ऑथेंटिकेट करता है, यानी कि यूज़र को देखता है कि वो सही है कि नहीं, उसके साथ इंटीग्रेट करेगा। और फिर डेटाबेस कनेक्शन फॉर स्टोरिंग एंड, और उसके बाद फिर क्या होगा, डेटाबेस से भी कनेक्ट करेगा। यूनिवर्सिटी का जो डेटाबेस है उससे कनेक्ट करो ताकि हम लोग डेटा को स्टोर कर पाए और वहाँ से डेटा को रिट्रीव कर पाए। ठीक है, एप्लीकेशन डेटा को। तो ये हो गया हम लोग का सॉफ्टवेयर इंटरफेस। उसका आएगा कम्युनिकेशन इंटरफेस। तो इसमें क्या आएगा, ईमेल नोटिफिकेशन फॉर एप्लीकेशन स्टेटस अपडेट, SMS नोटिफिकेशन फॉर इंपॉर्टेंट अलर्ट्स। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए कि ये जो सिस्टम है कैसे कम्युनिकेट करेगा, तो उसके लिए हम लोग का यूज़ होगा ईमेल नोटिफिकेशन, जिससे कि हम लोग एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो यूज़र तक भेज पाएंगे कि आपका ये हो गया है, पेमेंट में कोई दिक्कत या फिर डॉक्यूमेंट कुछ गलत अपलोड हो गया, तो वो सब बताने के लिए होगा। और फिर SMS से भी कर दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, जल्दी से फ़ी वगैरह पे कर दीजिए बाकी, तो वो सब के लिए हम लोग SMS का होगा नोटिफिकेशन। तो ये हो गया हम लोग का कम्युनिकेशन इंटरफेस। ठीक है, ये आ गया हम लोग का एक्सटर्नल इंटरफेस के अंदर जितने भी इंटरफेस का यूज़ होने वाला है। उसके बाद आएगा फंक्शनल रिक्वायरमेंट। आप देखिए ये जो चीज़ है ना, ये आपका मैं जो बात कर रहा था ना 80% सब सेम रहेगा, बस जो बदलेगा मैं इसी की बात कर रहा था, ये बदलेगा आपका। ठीक है, ये आपके टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है, जो मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखिए फंक्शनल, तो अब ये जो सिस्टम है ऑब्वियस ही बात है, अलग अलग टॉपिक अलग अलग फंक्शन होगा, वो अलग अलग काम करेगा। फॉर एग्जांपल असाइनमेंट वाले में अलग काम करता,
अब यहाँ पे एडमिशन सिस्टम है तो ये अलग करेगा, बैंकिंग वाले में उसका फंक्शन ऑब्वियस ही बात अलग होगा। तो ये चीज़ आपको खुद से सोचना है, पर आप एक दो देख लोगे आप समझ जाओगे कि क्या करना है आपको। तो देखिए सबसे पहले इसमें आएगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन, ठीक है। तो अब नॉर्मल सोचना है, आप एडमिशन वाले कर रहे हो तो वही सबसे पहले क्या करेगा, स्टूडेंट रजिस्टर करेगा, लॉगिन करेगा। देखिए यहाँ पे जो हम लोग देखे थे ना, ये जो प्रोडक्ट फंक्शन है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बस बताया कि भाई प्रोडक्ट का फंक्शन क्या है। अब इसी चीज़ को डिटेल में हम लोग आगे यहाँ पे डिस्कस करें। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेगा, यूज़र स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लॉगिन, स्टूडेंट रजिस्टर करेगा तो वही लिखें, स्टूडेंट कैन रजिस्टर यूजिंग देयर ईमेल एंड क्रिएटेड अ पासवर्ड। उसके बाद द सिस्टम ऑथेंटिकेट्स यूज़र बेस्ड ऑन देयर क्रेडेंशियल, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूजिंग OTP फॉर एडेड सिक्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या, ये स्टूडेंट रजिस्टर में क्या काम क्या होगा, स्टूडेंट रजिस्टर करेगा, अपना ईमेल आईडी देगा, पासवर्ड बना के उसमें रजिस्टर करेगा। फिर जो सिस्टम होगा उसको ऑथेंटिकेट करेगा कि ये जो इसने ईमेल आईडी दिया है, पासवर्ड दिया है, ये सब करेक्ट है कि नहीं वो। और उसके बाद फिर ऑथेंटिकेशन के लिए मल्टी फैक्टर भी लगा सकता है। फॉर एग्जांपल OTP से कंफर्मेशन होगा, ईमेल ले लेगा तो बोलेगा ईमेल पे OTP क्या है, उससे आप कंफर्म कीजिए कि आपका ईमेल है कि नहीं। तो ये सब क्या होगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और लॉगिन में, ठीक है, जिसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट। उसका देखिए यहाँ पे आएगा एप्लीकेशन सबमिशन। अब स्टूडेंट ने रजिस्टर कर दिया, अब वो अपना एप्लीकेशन सबमिट करेगा, है ना। तो वही लिखे एप्लीकेशन सबमिशन, स्टूडेंट कैन फिल आउट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वेरियस प्रोग्राम्स, द सिस्टम वैलिडेट्स द कंप्लीटनेस एंड करेक्टनेस ऑफ फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, एप्लीकेशन में स्टूडेंट अपना जो एप्लीकेशन है उसको फिल करके कोई भी अपना जिस भी प्रोग्राम के लिए करना चाहता है वो कर पाएगा। और फिर जो सिस्टम जो होगा वो चेक करेगा कि इसने पूरा फॉर्म में जितने भी चीज़ मांग रहा है, रिक्वायरमेंट है, वो उसने फिल किया है कि नहीं। अगर कुछ गलत भरा है तो उसको भी बताएगा सिस्टम, ठीक है। तो ये सब आएगा हम लोग का एप्लीकेशन सबमिशन में। उसके बाद आएगा एप्लीकेशन कर रहा है, अब उसके अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड भी करना होगा। तो डॉक्यूमेंट अपलोड में क्या होगा, स्टूडेंट्स कैन अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इन स्पेसिफिक फॉर्मेट लाइक PDF और JPG, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट अपना डॉक्यूमेंट करेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसको फ़ोटो करना है, सिग्नेचर करना है ना, अपना 10th का मार्कशीट करना है। तो ये सब चीज़ को अपना वो जिस भी फॉर्मेट में PDF या JPG के फॉर्म में सबमिट करेगा, है ना, अपलोड करेगा। द सिस्टम कन्फर्म द सक्सेसफुल अपलोड ऑफ द डॉक्यूमेंट, और फिर सिस्टम जो होगा वो कन्फर्मेशन भेजेगा कि हाँ आपका फ़ोटो अपलोड हो गया, आप सिग्नेचर करो। इस तरह से सिस्टम भी काम करते जाएगा अपना। उसके बाद आएगा फ़ी पेमेंट प्रोसेसिंग, है ना, डॉक्यूमेंट कर दिया, फ़ी कर दिया। अब ये नॉर्मल है, एडमिशन का देख रहे हो, ये मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, ये ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं पता है, ये सब आपको बिल्कुल पता है कि भाई स्टूडेंट एडमिशन में यही सब काम होता है। तो आपको इसी तरह से सोचना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए फ़ी पेमेंट प्रोसेसिंग होगा, तो फ़ी पेमेंट करो, तो इंटीग्रेशन विथ पेमेंट गेटवे फॉर ऑनलाइन फ़ी पेमेंट्स, द सिस्टम जनरेट्स एंड सेंड्स पेमेंट रिसिप्ट टू यूजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पेमेंट गेटवे से हम लोगों का आप कि होगा कि ऑनलाइन फ़ी सबमिट करो, पेमेंट गेटवे पे उसको इंटीग्रेट करेंगे कि आप अपना फ़ी भर दीजिए, वो हो गया। उसके बाद फिर सिस्टम जो होगा वो जनरेट करेगा पेमेंट का रिसिप्ट को और फिर वो यूज़र को भेज देगा, ठीक है। तो ये सब हो गया फ़ी पेमेंट पे। अब देखिए मान लीजिए आप अगर एक आपको बोलता है कि ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपसे बोलता है ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप का बना हुआ है सारा, तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगा ना कि फ़ी पेमेंट वाला वहाँ पे भी होगा, है ना। या फिर बोल दीजिए पेमेंट, बोल दीजिए नॉर्मल फ़ी पेमेंट की जगह पेमेंट प्रोसेसिंग, तो वो हो जाएगा, या फिर बिल प्रोसेसिंग, तो उसमें भी आप ये सेम चीज़ को लिख सकते हो, है ना। तो आपको इसी तरह से पढ़ना है इसको। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैकिंग, फ़ी पेमेंट हो गया, अब एप्लीकेशन अपना वो स्टेटस ट्रैक कर रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, स्टूडेंट कैन ट्रैक द स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन इन रियल टाइम, द सिस्टम प्रोवाइड्स स्टेटस अपडेट्स एट वेरियस स्टेज सबमिटेड, अंडर रिव्यू, एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड। तो अब यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस का ट्रैक होगा, स्टूडेंट क्या करेगा, अपना वो जो एप्लीकेशन क्या है ना उसका स्टेटस को ट्रैक कर पाएगा रियल टाइम पे कि अभी क्या चल रहा है ना। और जो सिस्टम होगा वो स्टेटस अपडेट भेजेगा कि जैसे कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है, या फिर वो रिव्यू में है, या फिर वो एक्सेप्ट हो गया, या फिर रिजेक्ट हो गया। तो इस तरह से सिस्टम जो है वो अपना स्टेटस अपडेट करेगा एप्लीकेशन का, ठीक है। तो ये हो गया एप्लीकेशन स्टेटस। उसका आएगा नोटिफिकेशन एंड अलर्ट, तो यहाँ पर आएगा द सिस्टम सेंड्स ईमेल नोटिफिकेशन टू स्टूडेंट्स फॉर एप्लीकेशन स्टेटस अपडेट, द सिस्टम शैल नोटिफाई स्टूडेंट फॉर अपकमिंग डेडलाइंस वाया SMS एंड ईमेल, ठीक है। तो हम यहाँ वहाँ भी वही नोटिफिकेशन और अलर्ट, तो इसमें क्या होगा, जो सिस्टम होगा ईमेल नोटिफिकेशन से स्टूडेंट को भेजेगा कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस में अगर कुछ चेंजेस हो गया, मान लीजिए पहले वो रिव्यू में था वो सबमिट हो गया या फिर एक्सेप्ट हो गया, तो इस तरह से वो ईमेल भेजेगा उसको। और फिर अगर मान लीजिए कोई डेडलाइन आ गया है या फिर कोई इंपॉर्टेंट नोटिस आ गया है, तो वो SMS के ज़रिए भी भेज देगा या फिर ईमेल के ज़रिए भी उसको भेज देगा,
ठीक है। तो ये हो गया नोटिफिकेशन अलर्ट। और फिर आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तो इसमें क्या आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कैन मैनेज एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड यूजर अकाउंट्स, द सिस्टम प्रोवाइड्स ऑप्शन फॉर बैच प्रोसेसिंग एंड बल्क अपडेट्स। तो यहाँ पे अब जो सारा काम तो इधर तो हो गया, ये सब तो स्टूडेंट ने सारा कर ही लिया है, पर जो मैनेजमेंट है, जो स्टाफ है, वो भी उसके लिए भी तो कुछ होगा ना। तो वहाँ पे है क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, जहाँ पे स्टाफ जो है वो मैनेज कर पाएगा एप्लीकेशन को, है ना, डॉक्यूमेंट को देख पाएगा और पूरा यूज़र अकाउंट को एक्सेस कर पाएगा। और जो सिस्टम क्या है वो हम लोगों का ऑप्शन देगा कि वो बैच प्रोसेसिंग कर पाए, एक साथ बहुत सारे काम को, बहुत सारे एप्लीकेशन को पढ़ पाए, बहुत सारे एप्लीकेशन को अपडेट कर पाए। तो इस तरह से सिस्टम हम लोग का प्रोवाइड करेगा, समझे। तो ये हो गया हम लोग का पूरा फंक्शनल रिक्वायरमेंट। आप चाहो तो इसको कम ज़्यादा करके लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे 3 की जगह आप 2 लिख सकते हो, ये सब आपके ऊपर है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट 3.3, ये सब हम लोग का 3.2 के अंदर ही था पूरा, ठीक है। अब आएगा 3.3 परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे क्या है, द सिस्टम शुड सपोर्ट अप टू 10,000 कंकरेंट यूजर्स, द सिस्टम शैल हैव अ रिस्पॉन्स टाइम ऑफ लेस देन 3 सेकंड फॉर यूजर एक्शन। तब यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस क्या होगा आपका, ये जो सिस्टम बना रहे हैं उसका। तो यहाँ पे हम लोग लिखे कि जो हम लोग ये सिस्टम बना रहे हैं वो कम से कम एक बार में 10,000 यूज़र्स को मैनेज कर पाए, ठीक है। 10,000 अगर यूज़र आ जाएंगे तो उसको आराम से कर लेंगे। इसको आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, फॉर एग्जांपल 5,000 कर दो, 10,000 कर दो वो। और फिर क्या है कि जो उसका रिस्पॉन्स टाइम है ना वो लेस देन 3 सेकंड होना चाहिए, यानी कि अगर कोई यूज़र है वो किसी बटन पे क्लिक कर रहा है तो उसका जो है रिस्पॉन्स टाइम वो लेस देन 3 सेकंड। फॉर एग्जांपल मान लीजिए वो सबमिट पे क्लिक कर रहा है तो सबमिट तुरंत हो जाना चाहिए, ये नहीं कि भाई 10 सेकंड तक हो ही रहा है, तो उससे तो सिस्टम ख़राब हो रहा है ना। इसलिए हम लोगों का रिस्पॉन्स टाइम लेस देन 3 सेकंड। फॉर एग्जांपल आप चाहो तो इसको लेस देन 2 सेकंड कर दे सकते हो, है ना, तो वो आपके ऊपर है। उसका देखें लॉजिकल डेटाबेस रिक्वायरमेंट 3.4। तो अब यहाँ पे डेटाबेस का क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा वो देखते हैं। तो द सिस्टम यूजेस आर रिलेशनल डेटाबेस टू स्टोर यूज़र इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या होगा, एक डेटाबेस का यूज़ किया जाएगा जिसमें हम लोग स्टोर कर पाएंगे यूज़र का इन्फॉर्मेशन हो गया, एप्लीकेशन स्टेटस, डॉक्यूमेंट वगैरह को हम लोग एक डेटाबेस में स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। तो उसको रिलेशनल डेटाबेस का होगा जो हम लोग का सिस्टम यूज़ करेगा। उसका देखिए द डेटाबेस इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी एंड सपोर्ट बैकअप एंड रिकवरी। और ये जो डेटाबेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए कि डेटा इंटीग्रिटी होनी चाहिए, और वो जो डेटाबेस है वहाँ पे बैकअप का ऑप्शन होना चाहिए, ताकि अगर मान लीजिए कभी कुछ करप्ट हो जाता है, डेटाबेस में कोई वैल्यू उड़ जाती है तो हम लोग वहाँ से बैकअप कर सके, रीस्टोर कर सके सारा इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो वो डेटाबेस का होना चाहिए। ये सब हो गया हम लोग का डेटाबेस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो। उसके बाद आएगा डिज़ाइन कंस्ट्रेंट, ठीक है। द सिस्टम शुड बी स्केलेबल फॉर accommodate future expansion, the system should follow a responsive design principle to support various device, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए डिज़ाइन कंस्ट्रेंट में, यानी कि डिज़ाइन का हम लोग को किस तरह से रखना है कि एक लिमिट होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि जो सिस्टम है ना वो हम लोग का स्केलेबल होना चाहिए, यानी कि अभी मान लीजिए फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में सिस्टम बनाए तो वो 5,000 को ही सपोर्ट कर पा रहा है यूज़र को, पर आगे चल के हो सकता है ना कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तब तो यहाँ पे सिस्टम पे भी स्टूडेंट्स बढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आगे अगर ज़रूरत पड़ रही है तो ये हम लोग आगे इसको बढ़ा ही नहीं पा रहे, एक्सटेंड कर ही नहीं पा रहे। तो वही होना चाहिए कि स्केलेबल होना चाहिए ताकि टाइम के साथ हम लोग इसको अपडेट कर पाए। और फिर वही होना चाहिए कि ये इसका जो डिज़ाइन है वो भी रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, यानी कि अलग अलग डिवाइस पे सब जगह सही से दिखे। फॉर एग्जांपल लैपटॉप पे खोले तो भी उसको बढ़िया दिखे, सब कुछ इंटरफेस सारे बटन सही से। अगर वही चीज़ वो फ़ोन पे खोले तो फ़ोन पे भी उसको सब कुछ अच्छे से दिखे। तो वही होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिव होना चाहिए इसका डिज़ाइन। ये सब चीज़ ना बहुत सेम ही है, लगभग सब सेम है, ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना आपको। इसके अलावा ये जो है ना, इसके अलावा लगभग सब कुछ सेम टू सेम है। जब आप जून 24 का देखने जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने वो देख लिया है, ये देख रहे हो, तो आपको पहले से पता चल रहा होगा कि सब कुछ सेम ही है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का। उसके बाद आएगा 4 नंबर क्या है, अदर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ये सब तो हो गया फंक्शनल जो भी है, इंटरफेस वगैरह वो सब बता दिया। अब है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। तो यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। तो द सिस्टम यूजेस HTTPS फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन, द सिस्टम शैल इम्प्लीमेंट रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। तो यहाँ पे हम लोग का सिक्योरिटी में क्या है कि ये जो सिस्टम है ना ये HTTPS का यूज़ करेगा सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए HTTPS क्या होता है, हम लोग को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ताकि हम लोगों का जो सिस्टम है वो पूरे इंटरनेट पे सिक्योरिटी के साथ काम हो सके उस पर, ठीक है। ये हो गया। और जो है सिस्टम में है ना रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि जो हम लोग सिस्टम बना रहे हैं उसमें रोल बेस्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र लॉगिन कर रहा है तो उसको यूज़र का डैशबोर्ड दिखेगा, स्टूडेंट अगर कर रहा है तो स्टूडेंट, अगर वो कोई स्टाफ कर रहा है तो उसको स्टाफ का। तो इस तरह से रोल बेस्ड होना चाहिए, जिस तरह का उसका रोल है उस तरह से उसका सिस्टम दिख रहा है, समझे। ये हो गया।
उसका देखिए रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, द सिस्टम मस्ट हैव हाई अवेलेबिलिटी एंड मिनिमल डाउन टाइम, द सिस्टम शैल सपोर्ट रेगुलर डेटा बैकअप। तो यही कि रिलायबल भी होना चाहिए हम लोगों का। अब रिलायबल करने के लिए क्या होना चाहिए कि भाई ये तो पहली बात होगी अवेलेबल हमेशा रहना चाहिए, ठीक है, और कभी भी डाउन नहीं होना चाहिए। जैसे कि सिस्टम जो होता है कभी भी ऐसा 0% तो हो नहीं सकता ना कि कभी डाउन ना हो, हाँ, लेकिन मिनिमल, बहुत कम बहुत कम बहुत कम, है ना। ये होना चाहिए कि सिस्टम एकदम हमेशा अवेलेबल होना चाहिए और डाउन ना होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। उसका क्या कि जो सिस्टम है वो बैकअप का ऑप्शन हमेशा रखे, ताकि ऐसा ना हो कि किसी दिन डेटा सारा उड़ गया, पूरा स्टूडेंट का ही डेटा उड़ गया, तो आप सोच रहे हो कितना भारी नुकसान होगा किसी भी यूनिवर्सिटी का। तो वही है कि जो सिस्टम है ना वो रेगुलर बैकअप करे, हर दिन करे, है ना, या फिर हर 2 दिन के बाद करे, या फिर हर वीक करे। तो कोई भी सिस्टम हो, कोई भी ये हो टाइम स्टैम्प, पर वो बैकअप करे, ये हो गया। उसके बाद मेंटेनेबिलिटी, तो द सिस्टम इज डिज़ाइन टू फॉर ईज ऑफ मेंटेनेंस एंड अपडेट्स, डिटेल डॉक्यूमेंटेशन फॉर ट्रबल शूटिंग एंड सपोर्ट। तो यहाँ पे क्या है ना कि ईजी टू मेंटेन भी करना होना चाहिए, है ना। हम लोग आराम से वो सिस्टम को आराम से इस तरह से डिज़ाइन करो ताकि उसको हम लोग मेंटेन करना आसान रहे, उसमें अपडेट करना आसान रहे। और फिर क्या है ना कि डिटेल डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड करते हैं हम लोग, ताकि अगर आगे कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई एरर आ जाए, तो हम लोग उसको आराम से ट्रबल शूट कर पाएँ। और अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट को या फिर सिस्टम को चलाने में कोई दिक्कत आ रहा है तो हम लोग उसको सपोर्ट दे पाए। तो इसके लिए क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट बना देना कि ये पूरा वेबसाइट कैसे काम करता है वो, ठीक है, जिसको यूज़र मैनुअल बोलते हैं ना, जो आपको मिलता है, वो हो गया डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद आएगा पोर्टेबिलिटी, एक्सेसिबल ऑन वेरियस डिवाइस इंक्लूडिंग पीसी, टैबलेट एंड स्मार्टफोन। तो वही आना चाहिए, पोर्टेबल होना चाहिए। जो हम लोग शुरू मतलब अभी पहले बात किए थे कि अलग अलग डिवाइस पे वो एक्सेसिबल होना चाहिए, जैसे कि पीसी पे भी बढ़िया चले, टैबलेट पे भी बढ़िया चले, स्मार्टफोन पे भी बढ़िया से चले, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पोर्टेबिलिटी। तो इस तरह से हम लोगों ने नॉन फंक्शनल चीज़ों को भी देख लिया है, और ये हो गया हम लोग का पूरा SRS, ठीक है। अब ये देखिए 25 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है, तो आपको इसी ढंग से इसको पढ़ना भी है, एकदम बढ़िया से लिखिएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई कम कर दो, इसको मस्त लिखो, 5, 6, 7, 8 पेज में लिखो, है ना। अब ये जो है आप लिखने चाहोगे तो हाँ आराम से हो जाएगा आपका, 5-6 पेज तो आराम से हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो उसको ज़रूर लिख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ये वाला PDF चाहिए ना BCS 51 का, ये जो दिसंबर 23 का मैं अभी पूरा पढ़ाऊँगा, ये पूरा जो प्लेलिस्ट होगा, ये अगर आपको PDF के फॉर्म में चाहिए तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इसके लिए आप सिंपली मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये फ्री PDF नहीं होगा, पेड PDF होगा, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे पे करना है, आप पे करोगे, मैं वाला PDF आपको दे दूंगा, ठीक है। BCS 51 दिसंबर 23। तो अगर चाहिए होगा तो मैसेज कर दीजिए। आप बाकी वो जो जून 24 वाला है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, जितना आप देख के जाओगे उतना आपका क्लियर होगा चीज़ें, ठीक है। तो और अगर आप 5th सेमेस्टर से हो तो मैंने बाकी सब्जेक्ट भी करा दिए, जैसे 52 हो गया, BCS 52, BCS 53, BCS 54, तो वो सब भी करवा दिया हूँ। लैब का भी मैं सारा प्रैक्टिकल करवा चुका हूँ, तो उन सबको भी ज़रूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको इग्नू BCS से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा। अगर आपका प्रीवियस में कोई बैक लगा है 4th 3rd किसी में भी, तो उन सब का भी कंटेंट आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए और वीडियो को देखना शुरू कर दीजिए। इस वीडियो के टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।